सर लास्ट के 2 दिन में हम क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो चीजें तुम्हारी बोर्ड्स में नहीं है उन्होंने ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है, वो सिर्फ सीवीटी वाले बच्चों के लिए। सबसे कम पोटेंशियल जहां होता है, याद रखना, पार्टिकल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। किसी भी जंक्शन पर करंट कितना होता है? यहाँ पर 0। जितना करंट आया उतना करंट निकल गया। कॉन्फिडेंस 2-3 तरीके से आता है। एक तो पढ़ने से आता है, नो डाउट, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा उसको आएगा। यानी जिस बच्चे ने ये 2 क्लास मात्र 40 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा तुम्हारा जो तुम तैयार ना बैठे हो। हाय, एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन हो रही है ना, अभी भाग जाएगी। तो आज की क्लास में मैं तुम लोगों को क्या कराने वाला हूं भाई? बहुत सही चीज कराने वाला हूं। वो बहुत सही चीज क्या है? सब बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर लास्ट के 2 दिन में हम क्या पढ़ें, सर लास्ट के 2 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस में लाएं खुद को, कैसे हम वो एंजाइटी दूर करें। सारी चीज आज इस क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर सारी चीज तुम्हें मिलने वाली है। और शुरुआत में कैसे करने वाला हूं, आज तुम लोगों को सारे फॉर्मूलाज विद सीक्वेंस यही बताएंगे भी। शुरुआत कर दे, क्योंकि हमें टारगेट लेना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो तुम्हें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज अपने दिमाग में रखनी है, और वो दिमाग से चीजें बाहर भी निकलनी जरूरी है जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे। अगर तुम भर लोगे इतना ज्यादा तो निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे मान लो बहुत सारे लोग एक कमरे में भर गए, है ना, गिने चुने होंगे तो आराम से कमरे में से निकलेंगे, लेकिन अब इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि कमरे में से निकलने के लिए धक्का मुक्की हो रही, तो वही हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एक एक चैप्टर के सीक्वेंसिंग के साथ हम फॉर्मूलाज करने वाले हैं। याद करना स्टार्ट करो। चलो अब तुम्हें करना क्या है, सब लोग अपनी आंख बंद करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें फॉर्मूला शीट उतारनी है। ये एग्जाम में जब तुम देने जाओगे उसकी सुबह सुबह जब उठोगे तो एक बार इसे ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। आंख बंद करो और जो जो मैं बोलता जो बस सुनते जाना। शुरुआत में जैसे ही तुम इस क्लास में आए, क्लास 12th में, तुमने सबसे पहले पढ़ा Q इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैं लिख के क्यों लाया इन फॉर्मूलाज को, एक्चुअल में पता अभी अभी बैठ के लिखे मैंने, ठीक है। तो लिखने में मुझे लग गए 1.5-2 घंटे लग गए इसे लिखने में। बुढ़ापे में वैसे भी कमर दर्द होगी, पता है तुम्हें 50 साल हो गई है तो दर्द होगी कमर, लेकिन मैंने इसलिए लिख के लाया हूं जिससे कि हमारा कम टाइम में क्लास हो पाए। ये एक रिवीजन के तौर पे हो। अगर मैं साथ में लिखता, वैसे मैं साथ में भी लिख सकता था, बट साथ में लिखने में फिर तुम लोगों का टाइम थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद F कूलम्ब्स लॉ KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये तुम्हें विद यूनिट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम चार्जेस को पानी में डुबोते तो उनकी फोर्स कितने टाइम्स कम या ज्यादा होती है? डिवाइडेड बाय K। ये K क्या है पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला K और ये वाला K अलग है। ये K क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको एक और भी नाम दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बेसिकली किसी भी चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है ना। तो मान लो मेरी फोर्स किसी और चार्ज पर कितनी लग रही है, तो मेरी इंटेंसिटी ढूंढी जा रही है वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स अपॉन Q या फिर KQ बाय R स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग की वजह से निकालनी हो उसके एक्सिस पर, बहुत रेयरली, बोर्ड में तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, सीयूटी में पूछा जाएगा, KQX अपॉन X स्क्वायर पर R स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहां है? एक्सिस पर, ठीक है। अगर मैं एक्सिस पे ना पूछ के सेंटर पर पूछूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ये रिंग के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके लिए आर्क, अगर कभी एक आर्क दी हो तो 2K लैम्डा। लैम्डा क्या होता है यहां पर? चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन L। लैम्डा क्या होता है भैया तुम्हारा? Q अपॉन L, चार्ज डेंसिटी। अलग अलग टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, जैसे लैम्डा होती है एक होती है सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, एक होती है रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो तुम्हें कितनी सारी याद हो, सब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 2K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा बाई 2। थीटा तुम्हारा ये रहा। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोड। एक सिंगल रोड है जिससे चार्ज रोड है ना, इस पे चार्ज रख दिया, ठीक है। अगर चार्ज रोड की लेंथ फाइनाइट है, यानी कि फिक्स है, इतनी बड़ी है मान लो, तो उसका फॉर्मूला K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। देख लो ये रही चार्ज रोड, थीटा 1 और थीटा 2 यहां पे देखो, ठीक है। यहां पे 2 टाइप से निकालते हैं, एक एक्स एक्सिस में ये रहा, एक वाई एक्सिस में K लैम्डा बाय R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन ये फिर से रेयरली पूछा जाता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद तुमसे पूछा जाता है इनफाइनाइट वाला। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देख लो, K लैम्डा बाय R के आगे 2 लगा दो बस, 2K लैम्डा बाय R। इसके बाद आता है सेमी इनफाइनाइट, यानी तुम्हारी एक तरफ से लेंथ तुमने फिक्स कर दी, दूसरी तरफ से बहुत लंबी है, तो √2K लैम्डा बाय R। ये तुमने सब पढ़ा हुआ है, देखो एक तरह से ओवरव्यू आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, चीजें याद आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बहुत बच्चों ने हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हो, सब डाल दी इसके अंदर, ठीक है। और जो टॉपिक्स ऐसे थे जो बोर्ड से बिल्कुल कट चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा अच्छे से डीपली बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है स्फीयर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें अलग अलग पार्ट के लिए, पहला निकालते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर चाहे सॉलिड हो
चाहे होलो हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और आउटसाइड द सरफेस यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर होता है। इसका ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए। ये ग्राफ, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये तुम्हारा मेन है, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा वाली चीज आती है, जो थोड़ा सा हार्ड वाला टॉपिक है, वो क्या तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग है यानी चार्ज अंदर भी होगा। अंदर में सुनो, सरफेस पर सेम फॉर्मूला, ठीक है, सरफेस पर सेम फॉर्मूला, इवन आउटसाइड भी सेम फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला बदलता है अंदर। मान लो यहां पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पर, तो के क्यू छोटा आर, ये डिस्टेंस छोटा आर ले लो, बड़ा आर यानी इसकी रेडियस ले लो आर क्यूब। या फिर एक फॉर्मूला है रो एक्स, रो क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, विच इज इक्वल्स टू, अभी भी पीछे लिखवाई थी क्या, क्यू अपॉन वी, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका ग्राफ देख लो, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा सरफेस पर, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ये किस लिए काम आता है, कैपेसिटर के टाइम पे पढ़ने के। तो तुम्हारी शीट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक डाइपोल। यानी अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इक्वल थोड़े से डिस्टेंस पर रख दो, वो थोड़ा डिस्टेंस डी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, हम उसे 2l बोल देते हैं। जरूरी नहीं है 2l हो, एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन वाला दे सकता है डी, तो ये मत घबराना कि ये तो 2l था, ठीक। इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2 kp बाय आर क्यूब। इक्विटोरियल पे कितना होता है, एग्जैक्टली हाफ। इक्विटोरियल पे होता है एग्जैक्टली हाफ, kp बाय आर क्यूब। आर्बिट्रेरी यानी किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर जो हमें आता पता नहीं, कहीं भी हो सकता है। लेट्स से ये यहां पे पूछ लेगा, ये यहां पूछ लीजिए जगह, kp बाय आर क्यूब रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, लेट्स से ये रहा, ठीक है, और हमारा डाइपोल ये रखा है, तो डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, रोटेटिंग फोर्स का इफेक्ट कितना होगा, वो होगा तुम्हारा पीई साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा है जो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है, ठीक। तो मैं जो जो चीजें तुम्हारी बोर्ड्स में नहीं है उन्होंने ऐसे सर्कल कर दूंगा, ठीक है, वो सिर्फ सीयूईटी वाले बच्चों के लिए है। तो सीयूईटी वालों को पढ़ना है सारा, जितना भी इस फॉर्मूले सारे बताऊंगा आज, वो सब सीयूईटी वाले के लिए है, लेकिन जिन पे सर्कल लगा है वो बोर्ड्स वालों के लिए नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, तो टाइम पीरियड होता है तुम्हारा 2 पाई रूट आई अपॉन पीई। ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसे। इस आई को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद होगा तुम्हें बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे और छोटी छोटी शरारतें करते थे, तब तुमने छोटी क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, रोटेशनल चैप्टर के टाइम पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तुम्हें गिवन हो गया एग्जाम में। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पाई तुम्हें पता ही है। यानी अगर तुम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वैसे रोटेट करता है, तो उसका रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती है। फ्लक्स इक्वल्स टू ईए इक्वल्स टू ईए cos थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट हटाओगे cos थीटा आ जाएगा। वेक्टर तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ। इसके बाद आता है गॉस भैया। गॉस भैया ने क्या बोला कि यानी अगर तुम कोई भी एक चार्ज लो, उसे एक स्फेरिकल या फिर एक क्यूबिकल किसी भी सॉलिड सरफेस के अंदर, 3D सरफेस के अंदर बंद कर दो, तो उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल इक्वल टू द फ्लक्स। क्या यही फ्लक्स का फॉर्मूला भी है, हाँ ना बोलो, क्या यही फ्लक्स का फॉर्मूला भी है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अगला चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम पढ़ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की वजह से आई, के Q1 Q2 अपॉन R, और यही इक्वल होती है वर्क एक्सटर्नल के। वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है तुम्हारा, कहां दिया मैंने, माइनस ऑफ डेल्टा। ये याद रखना, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। V इक्वल्स टू ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। जितनी चीजें मैंने लिखवाई उन सब की ऐसा यूनिट तुम साथ में लिखो बैठ के, नहीं आती तो चाहे कहीं से चेक करो, बट ऐसा यूनिट और उनके डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ। ये माइनस क्यों लगाया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है। ये बात बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें मैंने कराई हुई है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं। इसके बाद आता है रिंग। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल ढूंढते हैं। अगर सेंटर पर ढूंढेंगे तो KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो क्या था, जीरो सेंटर पर। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसके एक्सिस पर, एक्सिस मतलब ये वाले पॉइंट पर ढूंढना है, ये वाले पॉइंट पर, इसको x ले लो, ये R, तो इस पर तुम्हारा पोटेंशियल KQ/√R² + x²। बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर आर्क की वजह से सिंपल KQ/R, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना। अगला, इसके बाद हम कहते हैं होलो सॉलिड कंडक्टिंग, यानी कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो भी हो सकता है सॉलिड भी, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक। तो पहला देख लो, अगर आउटसाइड द सरफेस ढूंढोगे तो KQ/R, इनसाइड तुम्हारा कहीं भी, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग या फिर होलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होता है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्या इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो तुम, इस वाले को, ये वाला,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट आ गया? किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हारा पोटेंशियल सरफेस पे देखो, इनसाइड देखो, कहीं भी हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, इसके बाद तुम्हारा एक ग्राफ है भाई, पहले कांस्टेंट रहता, देखो सेंटर से लेके यहां तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसके बाद जैसे ही बाहर जाते घटना स्टार्ट हो जाता है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आया तुम्हारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हार्ड था, यहां भी हार्ड है। सॉलिड तुम्हारा कंडक्टर या फिर सॉलिड कंडक्टर नहीं, सॉरी नॉन कंडक्टर है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। यहां पर तुम्हारे बाकी फॉर्मूला सेम होते हैं, कौन से? आउट वाला भी सेम है, ठीक, सरफेस वाला भी सेम है, बट बदलेगा कौन सा? तुम्हारा बदलेगा इनसाइड। यानी अगर तुमसे कभी अंदर की तरफ यहां पूछ ले जाए पोटेंशियल कितना है, हर जगह चार्ज है ना, ये छोटा आर ले लो, तो तुमसे अगर कभी भी अंदर पूछ लेगा तो के क्यू बाई टू आर क्यू ब्रैकेट थी आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये बहुत रेयर चांस है कि तुमसे पूछा जाए, बट अगर क्या पता पूछ लिया तो लास्ट टाइम पे बस देख के जाओ, हो सकता है सिर्फ तुमसे एग्जाम में इसका फॉर्मूला ही पूछ ले, इतना ही पॉसिबल है। न्यूमेरिकल तो बहुत मुश्किल इससे पूछेगा, बट क्या पता। ठीक है, तो हमें तो हर तरीके से तैयार है ना वर्स्ट केस के लिए। इसके बाद आता है डाइपोल। अब डाइपोल का भी मोमेंट, इस डाइपोल की वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होता है। वो क्या होता है? पहला, अगर एक्सिस पे ढूंढोगे केपी बाय आर स्क्वायर, यहां पर इक्विटोरियल पर अगर तुम इस डाइपोल के यहां पर पोटेंशियल ढूंढोगे तो जीरो होता है, जीरो, जितना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से, तो जीरो हो जाता है यहां पे। ठीक है, आर्बिट्रेरी किसी भी एक पॉइंट पे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढोगे माइनस पी कॉस थीटा। ठीक, अब ये बात, दो पॉइंट याद रखना, अगर तुम 0 डिग्री की बात करते हो, अगर मैं यहां पे 0 डिग्री, अगर यहां 0 डिग्री पुट कर दूं तो cos 0 डिग्री होता है 1, तो क्या माइनस पी, क्या सबसे कम पोटेंशियल होता है माइनस पी? -1, 0 और 1, तो -1 सबसे छोटा है। सबसे कम पोटेंशियल जहां होता है, याद रखना, पार्टिकल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। कम पोटेंशियल मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल? तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी इसकी? प्लस पीई। तो प्लस पी कब होगी? जब ये खुद माइनस होगा, तो cos 180 डिग्री होता है -1, ये बन जाएगा प्लस, तो तुम्हारा u हो जाएगा तुम्हारा p। ये तुम्हारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आओ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, सिग्मा होता है तुम्हारा चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा जितना रेडियस कम। इसीलिए जो तुम्हारी न्यूक्लियरी चीजें होती है, जहां पर कोना ज्यादा होता है, वहां पर चार्ज ज्यादा रिसाइड करता है। इसलिए बिल्डिंग्स के ऊपर क्या करते हैं हम? न्यूक्लियरी कोई चीज लगा कर रखते हैं, जिससे कि लाइट जब गिरे ना तो उसके ऊपर गिर जाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। ये है तुम्हारा पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, ये भी एक पैरेलल प्लेट है, इनको मैंने लाइन की तरह बना दी, ये भी एक पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच डिस्टेंस d है, तो कितना कैपेसिटेंस होगा? यानी कैपेसिटेंस मतलब इसकी कितनी ताकत है चार्ज को स्टोर करने की, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ए किसका? एरिया ऑफ प्लेट्स, d किसका? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये इन दोनों का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो सिर्फ कहां होता है? बीच में। कांस्टेंट होता है हर जगह, हर जगह कांस्टेंट, ध्यान रखना। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चार्ज कितने स्टोर कर सकता है ये? C इंटू वी, Q इक्वल्स टू CV। ठीक, इसके बाद हम आए, ये तुम्हारा अर्थ या फिर किसी भी स्फीयर के लिए अगर तुम्हें कैपेसिटेंस ढूंढना हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, इसके बाद ये एनर्जी स्टोर क्या होता है? ये हाफ CV स्क्वायर, यानी कैपेसिटर के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? हाफ CV स्क्वायर। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अगला एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये कहां से आया? अरे किसी भी एनर्जी की डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, ये होता है चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक, यानी कि तुम किसी भी प्लेट के बीच में कॉटन, पानी, कुछ भी रखोगे, उसे डाइलेक्ट्रिक बोला जा रहा है। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो जो जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, डाइपोल मूवमेंट होता है बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी होती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक अगर तुम पुट कर दोगे, ये के तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। याद करो पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। जितना ज्यादा कोई मीडियम तुम डाल देते हो चार्जेस के बीच में तो उतनी फोर्स कम हो जाती है, वही डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, वही ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी तुम नया कैपेसिटेंस तुम्हारा उल्टा बढ़ जाता है, यानी कि फोर्स तो कम होती है चार्जेस के बीच अगर उनके बीच में कुछ डाल दो, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी उनकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या ये बात याद रखोगे? अभी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे K और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये K क्या है? वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक नया फॉर्मूला ये वाला C नॉट अपॉन T अपॉन KD प्लस 1 माइनस T अपॉन D। थोड़ा हार्ड है, कर सकते हो तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में मेनली फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि जब T इक्वल्स टू D हो जाता है, जब T इक्वल्स टू D हो जाता है तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, ये भी देखो सर्कल किया हुआ है, याद रखना जिन जिन पे सर्कल किया हुआ है वो बोर्ड्स के लिए नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी तुमने कैपेसिटर जोड़ दिए एक साथ तो इनका कॉमन पोटेंशियल बन जाता है। वो क्या बनता है? V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर सीरीज में पोटेंशियल जोड़ोगे तो देखो, याद करो रेजिस्टेंस तुमने सीरीज और पैरेलल पढ़ रखा है ना,
छोटी कक्षा में जब तुम थे, है ना, 10th क्लास में जब थे, ये तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला होता था, यहाँ उल्टा है बस। तो कैपेसिटर सीरीज में ये फॉर्मूला और पैरेलल में तुम्हारा ये फॉर्मूला। इसके बाद सीरीज में अगर इन सीरीज के अंदर तुम साथ में डाइलेक्ट्रिक भी डाल दो तो फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। अगर D1 D2 इक्वल्स टू डी हाफ हो जाए तो K इक्विवेलेंट, यानी जो फाइनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्विवेलेंट आया वो ये आता है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ तुम्हें ये वाला फॉर्मूला K इक्विवेलेंट ये याद होना चाहिए, पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। इसके बाद आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रफ्तार हमारी बहुत सही चल रही है, यानी हमने 14 मिनट के अंदर 2 चैप्टर कर लिए। तुम बोलोगे सर 14 में सिर्फ 2, बाकी कब करेंगे? अरे आगे के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, काहे दिक्कत ले रहे हो भैया। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, ये बचपन का, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज है ना, ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ कंडक्टर। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होगा, ई टाउ बाय एम, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगा, रिलैक्सेशन टाइम, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रो करंट का फॉर्मूला विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीना याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है n, नंबर ऑफ, याद है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एरिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक ये भी है, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, क्या था भाई? मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, लिटरली मैं चीजों में खो गया हूं, पूरा खो चुका हूं, ठीक है। ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है उसका, थर्मल का कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट है ना, जो तुम्हें बताता है कि हर एक पार्टिकल का रेजिस्टेंस कितना कम या ज्यादा होगा, ठीक। इसके बाद तुम्हारा ये कहलाता है मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा करंट डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए या फिर सिग्मा ई। सिग्मा क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, ये होगा कंडक्टिविटी इज उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टेंस, इसको जी भी लिख देते हैं, जी। कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इनका ग्राफ देखो, अगर वी आई का ग्राफ ये है तो ये रेजिस्टेंस बताता है, अगर उल्टा ग्राफ ले लो तुम आई और वी का तो ये कंडक्टेंस बताता है। याद रखिएगा ये वाली बात। आगे आ जाओ भैया, ये तुम्हारे किरचॉफ लॉ, जंक्शन पर तुम्हारा करंट, किसी भी जंक्शन पर करंट कितना होता है? यहां पर 0, जितना करंट आया उतना करंट निकल गया, यहां से उतना करंट, तो जंक्शन पर करंट कितना? 0, यानी कि तुम पूरी एक लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। ये तुम्हारा क्या कहला? व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो बीच से करंट फ्लो नहीं होता। इसके बाद तुम्हारा मीटर ब्रिज, क्या? रेजिस्टेंस अपॉन शंट इक्वल्स टू, ये रेजिस्टेंस कौन सा है जो तुम्हें ढूंढना है? अननोन रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस ढूंढने के काम आता है। ये मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, ठीक है। देखो हमने कंपेयर कर दिया ना, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। ये लेंथ, कितनी वायर की लेंथ पर जाके हमें वो नल पॉइंट मिला, मतलब बीच में जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये वो वाली लेंथ है, ठीक है। जो बची हुई लेंथ है वो 100 माइनस एल, क्योंकि हम पूरी 100 सेंटीमीटर की वायर लेते हैं, यानी 1 मीटर की वायर लेते हैं। इसके बाद पोटेंशियोमीटर, जो ईएमएफ नापने के काम आता है, ईएमएफ कंपेयर करने के। हमने 2 सेल लगाए, जिसका एक का ईएमएफ 1, एक का ईएमएफ 2 इक्वल्स टू, पहली बार नल डिफ्लेक्शन का आया L1, दूसरी बार नल डिफ्लेक्शन का आया L2, ठीक है। ये फॉर्मूला एक और तरीके से यूज होता है पोटेंशियोमीटर। हम इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढते हैं किसी भी सेल का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू L1, पहला डिफ्लेक्शन माइनस L2, दूसरा डिफ्लेक्शन अपॉन L2, सेकंड वाला डिफ्लेक्शन इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो पूरी वायर उसका रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने के काम आता है। अगला ये तुम्हारा डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल है। जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम पे वोल्टेज ये होता है टर्मिनल वोल्टेज, ये होता है तुम्हारा ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। ये तुम्हारा चार्जिंग के टाइम का फॉर्मूला है, जब तुम्हारा सेल चार्ज होता है। ये करंट का फॉर्मूला है जब हम सेल सीरीज में या पैरेलल में लगाते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। अगर सीरीज में लगाएंगे तो ये एन ई हो जाएगा, ई, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एनआर। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो तुम्हें पता है बैटरी का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए ई इक्विवेलेंट ई के इक्वल लिख दिया, लेकिन रेजिस्टेंस आर अपॉन एन हो गया। पावर का फॉर्मूला वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। सीरीज में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पैरेलल में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बल्ब्स इन सीरीज में अगर बहुत सारे बल्ब लगा दोगे तो उनकी पावर निकालने का फॉर्मूला ये पी अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स। पैरेलल में तुम्हारा फॉर्मूला एनपी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? बायट-सेवर्ट लॉ। वहां पर तुम्हारा दिया गया dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच, ये थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। पाम रूल यूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन देखी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है
और ये तुम्हारी डायरेक्शन आ गई। पाम रूल यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर ये वायर इनफाइनाइट होती तो सिंपल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 4 की जगह 2 कर देना, सिंपल लिख देना। अगर ये सेमी फाइनाइट होती तो इसे उठा के बस लिख दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अगर किसी भी वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना तो जीरो होता है, याद रखना हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिंग है, रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये एन मैंने क्यों लिखा है, क्या पता ये रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हो, इसलिए मैंने एन लिखा है यहां पे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ, अगर एक आर्क दी है, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना इस पॉइंट पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, जैसा ये है बिल्कुल, बस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, ठीक है। आगे आओ। इसके बाद अगर एक्सिस पर पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ढूंढता था, माई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, वहां पे एक्स स्क्वायर था, याद करो, 2x² प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 3/2, ये याद रखना। इसके बाद तुम्हारा ये एम्पेयर सर्किट लो है कि बीडीएल निकालो यानी फ्लक्स निकालो, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल, कितना करंट टोटल फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा है तुम्हारा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, यहां पर छोटा एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन अपॉन एल। तुम्हारा सेम टोरॉइड के लिए भी होता है फॉर्मूला, बट यहां पे जो एन होता है ये एन अपॉन 2 पाई आर होता है, यानी लेंथ होती है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल में होता है टोरॉइड, ठीक है। अब देखो सर्कल लगा है, पता ना, यहां पे मैंने सर्कल क्यों लगा रखा है सबको पता ही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, कोई होलो सिलेंडर, अरे वायर को सोचो अंदर से खाली है, तो वो भी तो एक वायर होलो सिलेंडर की तरह, अगर इसका फॉर्मूला निकालना तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का। अगर इसको मैं सॉलिड ले लेता हूं, सॉलिड लेने से अच्छा, अंदर कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जीरो, आउट बाहर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन आर, सरफेस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉलिड ले लेता हूं तो अंदर भी करंट फ्लो होगा, अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के साथ ऊपर एक आर लगा देना, ऊपर एक आर लगा देना, ठीक है। अगले चैप्टर में चल सकते हैं, अगला नहीं, मेरे जैसी एनर्जी बनी हुई है नहीं बनी हुई है, टीचर मेरे कब तक हमें इस एनर्जी से पढ़ाओगे, इसी एनर्जी से पढ़ाते रहो, हम रैंक निकाल के दिखा देंगे। बना ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है। मेन बात है चैप्टर बन जाने चाहिए तुम्हारे। तो अगले पेज पे चलते हैं भैया, अगला पेज F इक्वल टू QV साइन थीटा, यानी अगर एक चार्ज कभी भी तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता हुआ गया तो उसके लिए फॉर्मूला QV साइन थीटा, ठीक है। यहां पर तुम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल भी यूज कर सकते हो, चाहो तो राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हो, बट मेरा मानना यह रहेगा कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करो। इसके बाद अगर कभी भी थीटा 90 डिग्री है तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो तुम क्या आर इक्वल रेडियस निकाल सकते हो, कितनी रेडियस से वो घूमेगा, सर्कल नहीं, ठीक है। टाइम पीरियड कितने में एक चक्कर लगाएगा, 2πm अपॉन QB, ठीक है। अगर वो थीटा कभी 90 डिग्री ना हो तो वो ऐसे पाथ से जाता है जिसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, वहां पर फॉर्मूला बस सेम है, साथ में साइन थीटा लगा दो, ये हेलिकल पाथ। ये एक चक्कर को बोलते हैं पिच, पिच कैसे निकालोगे, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। इसके बाद हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, यानी कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो फोर्स होगी QE प्लस QVB, इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यहां पर अगर कभी भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाती है तो यहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ये तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में काम आती है, जो बच्चे पढ़े हुए उन्हें पता होगा। तो V इक्वल्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं किसी कंडक्टर को कहीं मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर को अगर मैं 2 कंडक्टर रख दूं आसपास, या फिर एक कंडक्टर को रख दूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसमें से करंट फ्लो करा दूं, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ज्यादातर थीटा तुम्हें 90 डिग्री मिलेगा तो टेंशन मत लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला BIL, ठीक। अगर मैं 2 कंडक्टर रख दूं, दोनों में करंट फ्लो करा दूं, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कराऊंगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊंगा तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन 2πd, डी क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस। चलो आगे आ जाओ भाई। इसके बाद अगर तुम्हारी कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला NIA, ठीक। अगर यहां पे अगर टॉर्क निकालनी हो, टॉर्क होता है M इंटू बी, जैसे वहां पे PE साइन थीटा था, यहां पर MB साइन थीटा है, वहां पे P था तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, यहां पर M है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद तुम्हारी टॉर्क, अगर तुम्हें टॉर्क निकालनी हो तो देखो MB साइन थीटा, M की जगह क्या लिख दूं NIA, तो NIB साइन थीटा, ठीक। यही तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में काम आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को रखो एक मैग्नेटिक फील्ड में, टॉर्क लगती है, वो गोल घूमता है, वो उतना ज्यादा गोल घूमता है जितनी उस पर टॉर्क लगेगी। गोल घूमने से वो क्या होता है, इसकी सुई घूमती है, ठीक है। तो सुई मतलब एंगल कितना ज्यादा, तो जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा टॉर्क। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है टॉर्क थीटा के, ये के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। जितनी अच्छी स्प्रिंग उस पर डिपेंड करता है, ठीक। यहां से अगर टॉर्क का फॉर्मूला एक ये भी है, तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो तुम्हारे अलग अलग फॉर्मूला आते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, वो है तुम्हारा थीटा अपॉन आई, यानी कितना थीटा घूमने पर कितना, कितने करंट होने पर कितना थीटा हुआ, तो यह है NAB अपॉन के।
वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो यहां पर हम क्या करते हैं भैया, एक शंट लगा देते हैं। शंट बहुत छोटे रेजिस्टेंस की होते हैं, तो लगभग करंट यहां से फ्लो कर जाता है। तो ये देखो, क्या ये पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये भी तुम्हारा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो दोनों का पोटेंशियल सेम इसे पुट कर देना। ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज होने वाला है गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें, तो हम इस बार जो शंट लगाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस की होती है, तो इससे करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, इससे करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन पोटेंशियल नाप सकते हैं क्या, करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जब तुम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देते हो तब। ठीक, इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहां पर क्या है, सबसे शुरुआत में हम पढ़ते हैं क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी एनआईए पढ़ा था, सेम याद करो। डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, चार्ज इंटू लेंथ। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। किसी की भी पोल स्ट्रेंथ, यानी किसी जो डाइपोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल की इतनी ताकत है, उसको बोलते हैं छोटा एम। ठीक है, अगर मैग्नेट इस डाइपोल मूवमेंट क्या, चलो मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक और मैग्नेट रख दो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच समझो ये एक डाइपोल बन गया, देख रहे हो एक डाइपोल बन गया। अगर इक्वल उसके हैं, तो इनके एक्सिस पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। वहां याद करो 2p था, 2kp, यहां 2 कांस्टेंट m, m p की जगह बस m आ गया अपॉन r क्यूब। वहां पे आधा हो गया था, तो देखो यहां पे भी आधा हो गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा गॉस लॉ यहां पर 0 लगता है। गॉस लॉ यहां पर काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों पोल्स होते हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस निकली उतनी एंटर भी करती हैं, है ना, तो इसलिए तुम्हारी फ्लक्स 0 हो जाती है, इसलिए गॉस लॉ यहां पर नहीं अप्लाई होता। इसके बाद वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू तुम्हें पता है डेल्टा यू होता है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। यहां पर फिर से वो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला है, पीछे पढ़ाया था, यहां पे भी आता है। वहां पे पी ई था, यहां पर एम बी है, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी तुम डाइपोल को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल में, तो वो ऐसे करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा आया क्या भैया, याद करो एक टॉपिक पढ़ा था इंटेंसिटी, याद है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एक पढ़ाया था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब मेरी कितनी ताकत है तुम्हें ज्ञान देने की, वो है एच। ये होता है तुम्हारा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट एन आई। एक था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तुम्हारी कितनी ताकत है पढ़ने की, ज्ञान लेने की, वो रहा ये, यानी छोटा एम यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, या फिर अगर तुम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से, तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम आ जाता है। ये तुम्हारा कहलाता है ससेप्टिबिलिटी, काई। ये काई बताता है कोई कितना अच्छा सीखने वाला इंसान है, कोई कितनी अच्छा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है। तो आई अपॉन एच, ये तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बोलते हैं इसे। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, होता है परमिएबिलिटी। तो 1 प्लस काई, म्यू आर का फॉर्मूला म्यू अपॉन म्यू नोट। काई तुम्हारा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिज्म के लिए बताया। जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं सी अपॉन टी आ जाता है, ये सी तुम्हारा क्यूरीज कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक। वहां पे तुम्हें सिर्फ बेसिक सी बात याद रखनी, एक तो तुम्हें याद रखना क्या, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप, और ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला याद रख लेना, बीवी अपॉन बी एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स इट। यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी और कारण से तुम्हारा करंट पैदा हो गया। सबसे पहले तुम पढ़ते हैं हम क्या, फेरेडे साहब का लो। फेरेडे साहब बताते हैं बहुत शानदार बात, उसके बाद लेंज लो भी आ जाता है। दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला। ये रहा तुम्हारा ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर dt। ये माइनस क्या बताता है कि करंट खुद के पैदा होने के कारण को अपोज कर रहा है। मजा आ रहा है, बता दो जल्दी भैया, सबका रिवीजन हो गया तगड़ा। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा हटाओगे बी डॉट ए आ जाएगा। इसके बाद करंट क्या होता है, अरे करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां पर एक चीज और है, जैसे करंट इंड्यूस हो रहा है, जैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होने से बना करंट। करंट बना कैसे, चार्ज की वजह से। तो यहां पे चार्ज का भी फॉर्मूला है कि चार्ज कितना चेंज हो रहा है, चार्ज इज इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये याद रखना ईएमएफ का। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को कभी मूव कराऊं, अच्छा देखो, ईएमएफ सिर्फ फ्लक्स चेंज होने से नहीं होता। फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, जब तुम क्या करो, वेलोसिटी चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, करंट चेंज कर दो, हर रीजन से फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर मैं किसी कंडक्टर को मूव करा दूं, वेलोसिटी दिला दूं, मूव करा दूं किसके अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीएलवी साइन थीटा। ज्यादातर ये थीटा तुम्हारा 90 डिग्री को, तो घबराना मत। इसके बाद तुम्हारा अगर तुम किसी कंडक्टर को रोटेट करा दो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ तुम्हारा होगा हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद में क्या बन जाना, खुद में इंडक्टेंस प्रोवाइड करना। यानी एक कॉइल के अंदर अगर तुम करंट को बार बार चेंज करो, उसके अंदर एक ऑपोजिट ईएमएफ जनरेट होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, विच इज इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई। अगर यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नंबर ऑफ फ्लक्स मतलब बहुत सारी कॉइल्स का नंबर है। ठीक है, एल आई, यहाँ पे ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या है, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू एरिया अपॉन लेंथ। इसके बाद सीरीज में अगर इंडक्टर है तुम्हारा एल इक्वल्स टू एल वन प्लस एल टू हो जाएगा, पैरेलल में तो 1 अपॉन एल
इक्वल्स टू 1/L1 प्लस L2। जैसे रेजिस्टर होते हैं ना, जिनका रेजिस्टेंस होता है, ऐसे इंडक्टर होते हैं, इनका इंडक्टेंस होता है, ऐसे कैपेसिटर होते हैं, इनका कैपेसिटेंस होता है। एसी चैप्टर में तुम पढ़ते हो, याद हो तुम्हें। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी दो कॉइल रख दी, इसका फ्लक्स चेंज करा, इसका करंट चेंज करा, तो इसका फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स 2 इक्वल्स टू MI1। ये M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, याद रखना। अगर तो ईएमएफ दूसरी में जनरेट हुआ पहली के करंट की वजह से, तो ईएमएफ 2 इक्वल्स टू माइनस M di1/dt। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 इंटू A2/L। अगर मैं बोलूं, जैसे तुम्हें याद है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी? हाफ CV²। यहां पे कितनी होती है? हाफ LI²। वहां एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यहां कितनी है? B²/2 म्यू नॉट। ठीक भैया, इसके बाद आ जाओ यहां पे, ये नोट फॉर बोर्ड्स पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग करके एक टॉपिक होता है। मतलब दो, अगर एक कॉइल तुम्हारी रखी, अगर इसके ऊपर ही बिल्कुल इसके साथ ही एक और कॉइल रख दूं, इसके साथ ही रख दूं, तो यहां पर तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है K इक्वल्स टू 1। बस ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रूट इंडक्टेंस ऑफ 1 इंडक्टेंस ऑफ 2। ये तुम्हारा एसी जनरेटर का फॉर्मूला है। एसी जनरेटर का फॉर्मूला NAB ओमेगा। ओमेगा क्या? उसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी इंटू साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? जल्दी बता दो फुर्ती से, हाँ ना बोल दो, कमेंट में चाहिए भाई मुझे। एग्जाम के लिए तैयार हो नहीं हो? अब जो बच्चे तैयार नहीं थे, क्या वो सारे फॉर्मूला देख सीख के तैयार हुए? अरे मेरी एनर्जी सी, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ भैया, और किसी की जरूरत नहीं है, हैं? वरना मैं उस गाने का सहारा लेने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। अबे जीने ही दे रहे हैं तुम्हें, तभी तो इतना पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम सबको जीने दो, पढ़ो ढंग से और तगड़े नंबर लाओ। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance। बहुत सारे another chance मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं भैया। अल्टरनेटिंग करंट आ गया है। अल्टरनेटिंग करंट में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? ईएमएफ होता है तुम्हारा E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आया कहां से? ये यहीं से आया। इसी को E नॉट मान लो, काम खत्म। और थीटा को लिख दो ओमेगा टी। पता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। आ गया भैया, है इसी से तुम्हारा, अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो क्या ये वाला फॉर्मूला बनेगा? I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी का मैं एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, याद हो तुम्हें बैच में ही पढ़ाया था, जिन जो बच्चे मुझसे पढ़े, एवरेज किसी भी चीज का निकालना हो तो कोई चीज वेरिएबल है उसका एवरेज निकालना है, तो उसका इंटीग्रेट करो IDT, इंटीग्रेट करो DT, दैट्स इट। वैसे तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें RMS वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हम एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि करंट ऐसा होता है, तो एवरेज निकाल ही नहीं सकते, जीरो आ जाएगा। इसलिए हम RMS वैल्यू निकालते हैं। RMS इज व्हाट? रूट मीन स्क्वायर, है ना? स्क्वायर करो, एवरेज निकालो, फिर रूट कर दो। E नॉट अपॉन रूट 2। यहां से रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में लेके गए। इंडिया के अंदर RMS वैल्यू 220 वोल्ट होती है। अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 311 वोल्ट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इंडिया के अंदर कितनी आ सकती है? 311 वोल्ट। तो ज्यादा खतरनाक होता है AC इस वजह से DC से, ठीक है। और ये IRMS I नॉट अपॉन रूट 2, यहां पर हम गए, हम करंट का एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि वो जीरो होता है, तो इसलिए हाफ साइकिल निकालते हैं 2I नॉट अपॉन पाई। यहां पर अगर हम बात करें सिर्फ रेजिस्टर, यानी AC करंट के साथ सिर्फ रेजिस्टर जोड़ दी, इसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यहां पर तुम्हारा EMF का फॉर्मूला ये होता है और करंट का फॉर्मूला ये होता है, तो दोनों सेम फेज में होते हैं, इसको बोलते हैं फेज, दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, वहां पर करंट आता है, यानी π/2 ऐड हो गया, देखो प्लस में, यहां तुम्हारा EMF वही है, तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आया? दोनों को माइनस करके देखो, क्या π/2 का फेज डिफरेंस है ना। यहां पर एक और चीज होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसे, यानी कैपेसिटर का रेजिस्टर बोल दो, ऐसा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बोल दो। तो ये फॉर्मूला था 1/ωc। ओमेगा क्या होता है? 2πf, याद रखना, ठीक है। EMF अगर मैं बात करूं इंडक्टिव सर्किट की, यानी यहां पर सिर्फ इंडक्टर लगाया हुआ है सर्किट में AC करंट के साथ, तो वहां पर EMF तुम्हारा प्लस π/2 होता है और करंट तुम्हारा सिर्फ ये, तो यहां पर तुम्हारा EMF आगे चलता है किससे? करंट से। तो इसको बोलते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय π/2 एज कंपेयर टू EMF। यहां पर XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं ओमेगा L। ओमेगा की जगह फिर से 2πf लिख सकते हैं हम। पावर एवरेज कैपेसिटिव, ओनली कैपेसिटिव सर्किट और ओनली इंडक्टिव सर्किट में निकाल के देखते हैं तो जीरो आती है, इसीलिए इनके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर एवरेज सिर्फ रेजिस्टिव वाले सर्किट के अंदर, तो वहां आती है ERMS इंटू IRMS। ERMS का फॉर्मूला E नॉट अपॉन रूट 2 पुट कर सकते हो, IRMS का फॉर्मूला I नॉट अपॉन रूट 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से E नॉट I नॉट अपॉन 2 भी बन जाएगा, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं IRMS और I एवरेज का रेशो निकाल दूं, एवरेज कौन सा? हाफ साइकिल वाला। अगर मैं इनका रेशियो निकाल दूं तो इस रेशियो को एक अलग नाम दे दिया, फॉर्म फैक्टर। कभी क्वेश्चन वाला पूछ ले व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, दैट्स इट, बता देना डायरेक्ट ये, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं LCR
इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों को लगा दो एक साथ सीरीज में, तो वहां पर तुम्हारा जो फाइनल ईएमएफ आता है वो आता है ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर फेज डिफरेंस फाई कहलाया, ठीक है। यहां पर जेड को बोलते हैं इंपीडेंस, यानी ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस, वो हुआ तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टेन फाई क्या हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी ये रहा, आर ये रहा, दोनों का रेशो, इसको बोलते हैं टेन फाई। कॉस फाई क्या हुआ, आर अपॉन जेड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस के रेशो को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो जो एलसीआर की एवरेज पावर आती है वो ये आती है ईआरएमएस, आईआरएमएस और साथ में कॉस फाई, इसीलिए इसको पावर फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। रेजोनेंसिंग कंडीशन होती है जब करंट मैक्सिमम फ्लो करता है सर्किट के अंदर, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ये तब होता है जब तुम्हारा एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए तो जीरो हो गया, तो ऐसे टाइम पे तुम्हारा जेड इक्वल्स टू आर हो जाता है, और जेड इक्वल्स टू आर होने से ये कॉस फाई क्या बन गया, वन। तो पावर फैक्टर जब भी वन होगा उसको रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। ओमेगा तुम्हारा इक्वल, अगर तुम एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर दोगे तो ये आएगा ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एलसी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो 2 पाई इधर डिवाइड में ले जाओ तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आ गया, इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ या पता ही तुम्हें बैंडविड्थ क्या होती है, कहां से लेके कहां तक तुम्हें नॉर्मल हल्का सा भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम करंट जहां फ्लो करता है उसको क्या बोल देते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ होता है तुम्हारा 2 डेल्टा ओमेगा, एक और फॉर्मूला है आर अपॉन एल। क्वालिटी फैक्टर कितनी अच्छी क्वालिटी है, जितनी कम बैंडविड्थ उतनी अच्छी क्वालिटी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा यानी बैंडविड्थ, ठीक है। चॉक कॉइल क्या होती है, जब तुम चाहते हो करंट वेस्ट ना हो तो तुम रेजिस्टर नहीं लगाते, रेजिस्टर हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट कर देता है, इसलिए इंडक्टर लगाते हैं, वहां पर करंट का फॉर्मूला ये होगा। एलसी ऑसिलेशन बस कुछ नहीं, तुम्हारा इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में लगाती तो दोनों की एनर्जी पूछेगा टोटल। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है तुम्हें पता ही है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो तुमने प्राइमरी वोल्टेज दी जो आई तुम्हारी, ठीक है, सेकेंडरी कौन सी जो तुम यूज कर रहे हो, तो ईपी अपॉन ईएस, एनपी अपॉन एनएस, याद रखना ये उल्टा रेश होता है, बस इतना याद रखना कि ये उल्टा रेश होता है। फिर से ये वाला टॉपिक बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है। एसी जनरेटर भी नहीं है, पता होगा तुम्हें, ठीक। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट पावर इक्वल्स टू द आउटपुट पावर, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला याद रखना, एफिशिएंसी आएगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, पावर इनपुट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि तुम्हारा आज, अच्छा तुम्हें एक बात तो बताई नहीं मैंने, इस क्लास को मैं 2 पार्ट में दूंगा। पहला पार्ट पहली बुक, अगला पार्ट अगली बुक। तो हम इस वीडियो को कितनी मिनट की रखेंगे भैया, ये मान के चलो 38 मिनट की, यानी 40 मिनट्स की मैक्सिमम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आईसीआईडी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई, ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अपॉन डीटी। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डी क्यू बाई डी टी, तो यहां पे सी भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह सी वहां बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी वेव की इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में चल रही है, दोनों परपेंडिकुलर है, और वेव का प्रोपेगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो एक वाई एक जेड तो एक एक्स में जा रही है। तो यहां जो लिखा होता है वो तुम्हारी वेव की डायरेक्शन है, ये के कहलाता है वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला या तो ओमेगा बाय वी या फिर 2 पाई बाय लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उसमें, अगर ये दोनों मैक्सिमम है और इन दोनों की डिवाइड कर दो, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला फॉर्मूला याद करो, v इक्वल्स टू, याद होगा तुम्हें, E अपॉन बी। अगर E मैक्सिमम है यानी E नोट, B मैक्सिमम है यानी B नोट, तो ये V हो जाता है लाइट ऑफ स्पीड। सबसे ज्यादा किसी वेव की स्पीड कितनी हो सकती है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है, C। यहां से आया C का एक और फॉर्मूला 1 अपॉन रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक। ये टोटल किसी भी वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, याद करो दोनों फॉर्मूले बता रखे, दोनों को जोड़ दो खत्म। इंटेंसिटी, किसी भी लाइट वेव की, किसी भी वेव की इंटेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, या फिर किसी एक पॉइंट सोर्स की एनर्जी इंटेंसिटी, तो इसकी पावर अपॉन एरिया। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारा भैया यही खत्म होता है। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरी पहली बुक के सारे फॉर्मूला 40 मिनट में कर लिए। अगली बुक के फॉर्मूले उससे कम हो जाएंगे, 30-35 मिनट में करा दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं ये देखना कि हाँ सर पूरा सीक्वेंसिंग, पता क्या होता है, जब भी किसी एग्जाम में तुम्हें कॉन्फिडेंस लेके आना है ना खुद के अंदर, तो पता क्या करो, याद करने बैठो कि तुमने पहला चैप्टर है फॉर एग्जांपल, पहले चैप्टर में सीक्वेंस याद करो कि पहले टॉपिक के बाद क्या आता है, दूसरे टॉपिक के बाद क्या आता है, तीसरे टॉपिक के बाद क्या आता है। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि तुम्हें सब याद है। ये तुम्हारा पहला पड़ाव होता है कॉन्फिडेंस लाने का। न्यूमेरिकल तो ऑफ कोर्स जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, बट लास्ट के दिन एग्जाम के कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं छेड़ेगा रादर देन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट, दैट्स इट, ठीक है। पहली बुक के अंदर हमने कितने चैप्टर खत्म किए अपने, लगभग सारे खत्म, लगभग क्या सारे तो खत्म कर लिए पहली बुक के। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा मूविंग चार्जेस, तुम्हारा मैग्नेटिज्म, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी करंट, सारे खत्म कर डाले भैया, कुछ ना छोड़ा, कुछ ना छोड़ा। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारी जो बची कुची एंजाइटी आ रही है ना तुम्हें, सर बीपी लो हाई हो रहा है, सर बहुत एंजाइटी हो रही है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो बचा कुचा जो है आज वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज मैं सेकंड बुक के सारे के सारे फॉर्मूलाज, इवन
तुमने शायद बहुत सारे ऐसे तुम्हें 4-5 फॉर्मूले 100% मिलेंगे जो तुमने ना तो बैच में पढ़े होंगे, इवन हो सकता है जो बच्चे मुझसे पढ़े मैंने एक आधा फॉर्मूला मिस हो गया हो, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने तुम्हें यहां सारे इंक्लूड कर लिए। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं बचेगा जो तुमने अभी तक ना पढ़ा हो, सब हो जाएगा सब। यानी जिस बच्चे ने ये 2 क्लास मात्र 40 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा तुम्हारा जो तुम तैयार ना बैठे हो। इवन ये भी बता दूंगा, जो बच्चे बोर्ड्स के, कुछ बच्चे ऐसे आएंगे ना इस वीडियो को लाख करोड़ साल बाद देखेंगे और बोर्ड्स के हो सकते हैं, तो उन्हें बता के चलूंगा मैं क्या बोर्ड्स में आता है, क्या सीयूटी में आता है, वो बता के चलूंगा। तो जाके पहले वो वीडियो देखो और फिर तुरंत इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो। शुरुआत करते हैं, वैसे तुम्हारा दोनों वीडियो का आपस में ज्यादा लेना देना है नहीं, तो तुम पहले ये देख के बाद में वो भी देख सकते हो, ठीक है। और बोलते बोलते मेरा पेट दर्द करेगा तो मैं बीच में पानी पीऊंगा, बता दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज हम आके पढ़ते हैं भैया वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में पहली चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए बैच में, उन्हें मैंने पढ़ाई थी एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जब आई और लाइट को जाना तो यहां था, अगर मिरर ना होता तो लाइट के सीधी ऐसे चली जाती, मिरर के होने की वजह से लाइट यहां चलेगी, तो कितना डेविएट, कितना भटकी रास्ते से, ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। इसके बाद ये टॉपिक ऐसा है जो मैंने भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर तुम 2 मिरर एक साथ रख देते हो और लाइट को भेजो तो लाइट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर से, होती है। कितने रिफ्लेक्शन होंगे लाइट के टोटल, वो बताया जा रहा है यहां पे। तो इस फॉर्मूले से n = 360/θ, ये तब की बात है जब तुम्हारा n ओड निकल के आएगा, तब। अगर तुम्हारा n इवन निकल के आया तो उसमें से -1 कर देना, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। 2 मिरर अगर एक साथ रखें किसी एंगल पर तो वो एंगल थीटा ये रहा। इसके बाद आ जाओ और यहां पे थीटा क्या डालोगे भैया, पता है तुम्हें डिग्री में, क्योंकि मैंने ऊपर डिग्री में डाला हुआ है। इसके बाद हमने ये वाला टॉपिक सुन लो, ये वो टॉपिक्स है जो तुम्हें याद लास्ट मोमेंट पे बताने के लिए रखे थे मैंने, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स में तुम्हें पहले बता देता ना 1-2 हफ्ते पहले तो तुम भूल जाते। तो ये वो टॉपिक्स है जो तुम्हें लास्ट मोमेंट याद आने चाहिए, लास्ट मोमेंट दिखने चाहिए, और एकदम से तुम एग्जाम में जाके लिख सकते हो। कोई भी मिरर के सामने अगर तुम खड़े हो तो मिरर कितनी हाइट का होना चाहिए कि तुम्हारी पूरी इमेज दिख जाए, तो मिरर एटलीस्ट तुम्हारी हाइट का आधा होना चाहिए, ये रहा। इसके बाद आ जाओ मिरर फॉर्मूला, कौन सा भैया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले 1/f = 1/v + 1/u, सबको पता है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए -v/u पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो समझ जाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए समझ जाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 है। म्यू यहां से आया रिफ्रैक्शन, म्यू क्या होता है भैया, याद रखना μ2/μ1। 2 कहां, जहां लाइट गई, 1 क्या, जहां से लाइट आई, इक्वल्स टू sin i/sin r। इसी को हम लेंस, वो भी बोलते हैं स्नेल्स लो, लेंस लो आ रहा है याद, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लो। इसके बाद μ2 ये म्यू है तुम्हारा, ये c/v, जो पहली लाइट की स्पीड थी अपॉन जो लाइट की स्पीड बाद में हो गई, v1/v2, इसी से तुम्हारा λ1/λ2 भी आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ वाला, ये तुम्हारा क्या है, अपरेंट डेप्थ वाला, याद है कॉन्सेप्ट। यहां पर म्यू तुम्हारा ये डेंसर का होता है, याद रखना ये बात, ये मैंने क्लास में 2 तरीके से बताया था, तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम कितना डेविएशन होता है, लाइट को मान लो लाइट यहां से आई, लाइट चली यहां से गई, जाना यहां से था, तो ये डेविएशन हो गया ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है बताओ कितना डेविएशन होता है, डेविएशन इज इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्शन एंगल है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। इसके बाद शिफ्ट, जो ग्लास स्लैब में याद करो लाइट का शिफ्ट हो गया था, लेटरल शिफ्ट, ये डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने बोला था, वो तुम्हारा क्या था, t sin i-r/cos r, ठीक है। इसके बाद इमेज शिफ्ट, याद करो एक स्लैब रखी है, यहां से तुम देख रहे हो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो कितना शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट होता है, याद रखना, ठीक है। T मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, 1 - म्यू सराउंडिंग और अपॉन म्यू ग्लास, ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। आगे इसके बाद हमने पढ़ा TIR, तो लाइट अगर कभी भी ऐसे एंगल से जाए कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाए तो उस टाइम के इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, वो इक्वल टू होता है 1/μ, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला μ2/μ1, याद रखना। यहां पर μ2 कौन बनेगा इस वाले केस में, μ2 बनेगा रेयरर मीडियम, μ1 कौन होगा, डेंसर मीडियम, क्योंकि TIR केस तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती हो। बहुत ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की फोकस सिर्फ वो 20-25 सेकंड वाला है ना, वो गुम हो जाएंगे एकदम से, तो बहुत फोकस के साथ सुनना, क्योंकि मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा फोकस हटना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी तुम्हारा फोकस हट गया तो बेटा फिर एंजाइटी के लिए बस डीप ब्रीदिंग ही कर सकते हो, पढ़ाई तो ना कर पाओगे, पर कर लो भैया, कर लो, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद तुम्हें याद होगा हमने कर्व्ड सरफेस के लिए तुम्हारा एक फॉर्मूला निकाला था। कर्व्ड सरफेस पे ऑब्जेक्ट अगर रख दो तो इमेज कहां होगी, μ2/μv, μ2/v, μ2 क्या है यहां पर, कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, माइनस μ1/u, μ1 क्या है, जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है,
म्यू टू माइनस म्यू वी अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट, क्या कर्वेचर, जो तुम्हारा वो है ना कर्व वाला पार्ट, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर तुम्हारा लेंस आया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, यहां पे 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इज वी अपॉन यू। यहां माइनस नहीं आया, मिरर वाले में माइनस वी अपॉन यू था, यहां सिर्फ वी अपॉन यू है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम केस यहां पे भी है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज। इसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला आया लेंस मेकर फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ये म्यू को मैं वापस से म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकता हूं, म्यू टू अपॉन म्यू वन तो हमेशा याद रखो, ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर तुम्हारी लेंस ये है, सुनना, इसका R1 इधर होता है तो ये पॉजिटिव होगा, इसका R1 इधर तो ये नेगेटिव होगा, R2 इधर तो नेगेटिव। ये वाली बात याद रखना, साइन कन्वेंशन। पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर फॉर्मूला तो 100 अपॉन एफ होता है, नहीं, अरे फोकल लेंथ को मीटर में लेना, ठीक है, और पावर होती है, पावर की ऐसे यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल डी लिख देता हूं, क्या हटा देता हूं, समझ गए ना। पावर को तुम किस में लिखोगे, डायोप्टर में, फोकल लेंथ मीटर में लिखना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, एक से ज्यादा जब लेंस एक साथ रख दो तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट ये रहा, तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ, तो फोकल लेंथ का आ गया। इसके बाद हम करते प्रिज्म, वैसे इसके बाद हम करते प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे पहली चीज तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है, डेविएशन एंगल आई प्लस ई माइनस ए। ये आई क्या है, जिस एंगल से लाइट घुसी, ई क्या है, जिस एंगल से लाइट निकली। कभी कभी ई की जगह I2 लिख देता है क्वेश्चन वाला, तो कंफ्यूजिया मत जाना, समझ रहे हो। इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 क्या है, जो पहला रिफ्रैक्टिंग एंगल है, R2 क्या है, जो दूसरी साइड वाला है, ठीक है। अगर तुम्हें मिनिमम डेविएशन की बात करेगा अभी भी क्वेश्चन वाला, तो मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला 2i माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, 2i माइनस ए। और एक और चीज, मैक्सिमम डेविएशन पर ये i 90 डिग्री हो जाएगा, सेम फॉर्मूला i को 90 पुट कर देना बस मैक्सिमम डेविएशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मिनिमम डेविएशन है तो I और E इक्वल होते हैं, मतलब जिस एंगल से लाइट प्रिज्म में घुसती है उसी एंगल से बाहर निकलती है, याद रखना। R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। जब हम इन फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला आता है साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। याद रखना, वेरी थिन, अगर तुम्हारा प्रिज्म काफी ज्यादा पतला है तो पतले प्रिज्म में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो जब ये दोनों हट जाएंगे तो तुम्हारा एक नया फॉर्मूला बनेगा, ये रहा, ये तुम्हारा मिनिमम डेविएशन है, ध्यान रखना, म्यू माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ए। इसके बाद हम आता है प्रिज्म में डिस्पर्जन के लिए। जब लाइट निकलती है बाहर अलग अलग एंगल से तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है वॉयलेट और सबसे कम डेविएट होती है रेड। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जन एंगल। जब मैं डेल वी की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, डेल आर की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, तो एक नया फॉर्मूला आएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन का, म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट ए। ये तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, यानी कितनी ज्यादा पावर है डिस्पर्स कराने की। तो इसका फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। अब सुनो एक चीज, ये म्यू वाई माइनस 1 क्या है, म्यू वाई यहां पे होता है म्यू एवरेज, यानी दोनों का एवरेज निकालना, हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यही तो है। लेकिन हम ज्यादातर डिस्पर्जन के अंदर एवरेज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो येलो का ले लेते हैं, क्योंकि येलो लगभग बीच में होता है, बीच में ग्रीन होता है, आई नो, लेकिन ज्यादा दिखता येलो है तो इसलिए मान लेते हैं, बस मान लो इसलिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम सबसे पहला पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो हम जब ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा और पास देखना चाहते हैं, वो कंडीशन होती है ये वाली, जब इमेज डीपर बने, इस पर हमारी आंख को स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है। लेकिन हम कभी कभी ऑब्जेक्ट को रिलैक्स मूड में देखना चाहते हैं, एकदम रिलैक्स आई से, ठीक है, तो वो हम देखते हैं इन्फिनिटी पर इमेज, उसको बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये रहा उसका फॉर्मूला डी अपॉन एफ। यहां डी क्या है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डिस्टिंक्ट विजन या नॉर्मल विजन भी बोलते हैं। और तुम्हारा दूसरा क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। यही तुम्हें केस हर जगह याद रखना है। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कुछ ऐसा ही आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव जहां ऑब्जेक्ट जिसके पास रखा है, आईपीस जिसके पास तुम्हारी आंख रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहां है, आईपीस यहां है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये होती है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये होती है तुम्हारी वीओ, यानी इमेज, देख लो, वी मतलब इमेज होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है, प्लस आई पीस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। मिनिमम मैग्निफिकेशन फिर से वही, जो तुम आंखों को रिलैक्स करके देखना चाहते हो, वी अपॉन यू ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई। एफ ई पता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो बिल्कुल डी डिस्टेंस पे देखना चाहते हो लेकिन आंखें स्ट्रेंड होगी इसमें, ठीक है, तो वी अपॉन एफ ओ ब्रैकेट 1 प्लस डी। देखो उठा के सीधा तुमने ये पटक दिया, उठा के सीधा तुमने देखो ये पटक दिया, देख रहे हो, सेम फॉर्मूले, बस बाहर तुम्हें वी अपॉन यू करना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके बाद आ जाओ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना, बहुत रेयर पूछा जाता है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी मैं इसलिए बता देता हूं। ये तुम्हारा दो पूछेगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक टेरेस्ट्रियल।
एस्ट्रोनॉमिकल में यहां माइनस आएगा फॉर्मूले में, टेरेस्ट्रियल में माइनस नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। मिनिमम मैग्निफिकेशन FO/FE, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वही रखो, बस साथ में ये ऐड कर दो, देखो इसके जैसा कुछ उल्टा करना है बस, FE/D, दैट्स इट। ये रहा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म। इसके बाद हम आते हैं कौन सा चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखना, फेज डिफरेंस। याद करो एसी चैप्टर जब तुम्हें पढ़ाया था उसके अंदर फेज डिफरेंस एक चीज थी जो साइन ओमेगा टी प्लस आता था। जैसे तुम्हारा एसी करंट के अंदर जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते थे फेज डिफरेंस 0 था। फिर हमने उसके बाद कैपेसिटिव पढ़ा, वहां पे हमने जाना कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट का और ईएमएफ का फेज डिफरेंस π/2 है, तो वही फेज डिफरेंस की बात हो रही है। तो दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस, यहां पर तुमसे कोहेरेंट सोर्सेज पूछेगा, ठीक है। तो दो वेव का फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, उन सोर्सेज को, या सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उन सोर्सेज को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। यहां पर डेल्टा पाई का फॉर्मूला ये एक्चुअल में ये के है। तुम्हें याद होगा एक वेव नंबर पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, वेव नंबर ही होता है 2π/λ, उसका फॉर्मूला तुम्हें वहां भी लिखवाया था मैंने, के डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब तुम पढ़ सब चुके हो कि पाथ डिफरेंस क्या है ये सब, मैं तो एक फॉर्मूला की वो करवा रहा हूं, फिर भी तुम्हें सीक्वेंस याद दिलाता चल रहा हूं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम एक्चुअल में पढ़ते तो है हाइगन्स की थ्योरी, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसलिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये आता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला 11th में होता है, लेकिन इसका हल्का सा यूज है। क्या यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, किस वेव का ज्यादा एम्पलीट्यूड, दो वेव आई, दोनों ने मिलकर एक नया एम्पलीट्यूड बनाया, तो एम्पलीट्यूड का नेट का फॉर्मूला ये रहा। तुम्हारा वेक्टर में भी फॉर्मूला था ऐसा कुछ, तुम्हें याद हो तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा। सेम इससे रिलेशन निकाल के तुमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, इसी की जरूरत है हमें। इंटेंसिटी इक्वल्स टू I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, वही है। ये एक्चुअल में डेल्टा पाई है, हम इसे फाई लिख दे रहे हैं, डेल्टा पाई भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, तुम्हारी श्रद्धा है वो, ठीक है। अगर तुम्हारी इंटेंसिटी ये I1 और I2 इक्वल हो जाए I0 के, तो हम एक ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। ये याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, मैंने तो कराया हुआ है। अब दो टाइप की इंटरफेरेंस होते हैं, हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव आई एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गई, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल गई ऐसे मान लो। तो दो टाइप की इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। मतलब तुमने अगर पानी में पत्थर डाला, तो पानी में अगर पत्थर डाला या पत्थर में पानी डालोगे, तुम बताओ। तो तुमने देखा होगा एक जगह पानी ऐसे उठा होता है, एक जगह नीचे होता है। तो जो उठा वाली जगह उसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो नीचे वाली जगह उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी यही इस फॉर्मूले में, अगर मैं cos φ की वैल्यू 1 ले आऊं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया ये, ठीक है। तो फाई कितना हो सकता है, 0, 2π, 4π। जब भी तुम ये वैल्यूज डालोगे cos φ की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमने फाई को बोल दिया 2n π, इसे ना भी लिखोगे चलेगा, 2n π। अगर मैं 2n π यहां पुट कर दूं, यहां पे अगर मैं देखो फाई की जगह 2n π पुट करूं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई, वो आई तुम्हारी n λ, इसे ना भी लिखो चलेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू n λ। और एक और चीज, अगर मैं कभी I1 और I2 को इक्वल कर दूं, तो उस टाइम पर तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I। ये डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इस फॉर्मूले में अगर cos φ की वैल्यू -1 हो जाए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। cos φ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। ये कब कब हो सकती है, जब तुम्हारा डेल्टा पाई की वैल्यू 2n - 1 पाई होगी। ये माइनस प्लस ना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू फिर से तुम यहां डालोगे, तो सॉल्व करके तुम्हारा डेल्टा एक्स आएगा 2n - 1 λ/2। यानी जब जब ये पाथ डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में, तो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक और नाम है डार्क फ्रिंजेस, जहां तुम्हारा अंधेरा दिखता है लाइट में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, जहां लाइट का ज्यादा इंटेंसिटी दिखती है, उजाला दिखता है, ठीक है। एक और चीज, जब तुम्हारा मिनिमम इंटेंसिटी होती है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होगा, वो A1 - A2 होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 + A2। आगे आ जाओ, इसके बाद आता है YDSE, यंग्स डबल स्लिट साहब का एक्सपेरिमेंट। अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस एक्चुअल में ये निकल के आया, लेकिन हमें पता है कि जब भी ब्राइट फ्रिंजेस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो देखो जरा कंस्ट्रक्टिव पे n λ पुट कर दो, n λ। तो जब हम सॉल्व करते तो ये आता है, ये y क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो पहली, अगर n की जगह 1 डाल दूं, तो पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी, ये कहलाता है y। अगर मैं n की जगह 2 डाल दूंगा तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, n की जगह 3 डाल दूंगा तीसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, ठीक है। इसी तरह हमने जैसे हमने ब्राइट के लिए निकाला, इसी डार्क के लिए निकालेंगे। डार्क के लिए क्या करेंगे, ये जो तुम्हारी वैल्यू है इसको पुट कर देंगे कहां, इसकी जगह, डेल्टा एक्स की जगह, देखो ये रहा। तो यहां से तुम इक्वेट करके y निकालोगे 2n - 1 λ/d/2d। अब यहां पे n की जगह 1 डालना, ठीक है। n की जगह जैसे तुम 1 डालोगे, पहली डार्क की दूरी आएगी। कहां से दूरी निकाल रहे हैं, जो सेंटर वाली फ्रिंज है ना उससे दूरी, पहली डार्क की दूरी, दूसरी डार्क की दूरी, ये होता है, ठीक है भैया। आसान, कोई दिक्कत। ये बीटा क्या है, λ/d/d, ये तुम्हारी फ्रिंज की विड्थ, कोई भी डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस उसकी विड्थ निकालते हैं। इसके बाद ये होती है एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला, यानी अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या, कि भैया इन फ्रिंज की दूरी में ऐसा आंख से देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां एक फ्रिंज है, मैं यहां से देख रहा हूं,
तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक। ये तुम्हारा लैम्डा अपॉन डी। इसके बाद अगर मैं कभी भी पूरे YDSC एक्सपेरिमेंट को मान लो पानी में जाके कर रहा हूं, तो पानी में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, लैम्डा भी चेंज होगा। बस कुछ मत करो, पुरानी वाली फ्रिंज विड्थ को या पुराने वाले लैम्डा को उस पानी में गए, तेल में गए, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं आता है, बोर्ड्स में सिर्फ यहीं तक आता है YDSC तक, और YDSC में भी तुम्हारे ये पोर्शन नहीं आता जो तुम्हारे डेरिवेशन वगैरह नहीं आते बोर्ड्स में ना। इसके बाद डाइफ्रैक्शन क्या होता है भैया, सिंपल कुछ नहीं, एक वेव जब किसी छोटी जगह से, छोटे छेद से या कॉर्नर से बेंड हो जाती है, उसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है जैसा YDSC में मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर होता क्या है, तुम्हारी फ्रिंज की जो फ्रिंज की विड्थ है ना, वो धीरे धीरे कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, जैसे बीच में सबसे ज्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, ऐसे करते करते ये होती है। तो यहां पर तुम्हारा उल्टा है, जो यहां ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था, यहां वो डार्क का है। ये एक है, ये मान लो छोटी सी स्लिट है, एक ही है, इसकी जो विड्थ है इसको ए बोल रहे हैं यहां पे, ठीक है। और डार्क का देखो, जो यहां पे ब्राइट का था वो डार्क का बन गया, जो यहां डार्क का था बस +1 कर दो, वो यहां ब्राइट का बन गया। इतना सा तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आया हमारा पोलराइजेशन, ये भी सब नहीं है। पोलराइजेशन में क्या होता है, मैंने तुम्हें याद करो लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था चश्मे लगा के, याद है वाला। तो करते क्या है, कुछ नहीं करते, लाइट को ये इकलौता ऐसा इफेक्ट है, इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तरीका जो बता सकता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो पोलराइजेशन बता सकता है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या, एक तरह का सिस्टम है, पोलरॉइड्स लगाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम पे, हमारी आंखों पे ज्यादा लाइट की इफेक्ट ना है। अगर मैं रास्ते में एक पोलरॉइड लगा दूं तो वो लाइट की इंटेंसिटी को इतना कर सकता है, आई से I0 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैलूज लो बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी भी लाइट तुम्हारी ऐसे एंगल पर आए, तो पता लाइट का रिफ्रैक्शन के साथ क्या भी होता है, लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होती है उसका साथ में हल्का सा रिफ्लेक्शन भी होता है। तो लाइट जब भी तुम्हारे ऐसी एंगल से आई कि अंदर जाते वक्त लाइट ने जो एंगल बनाया और लाइट ने जो ये एंगल बनाया, ये दोनों अगर 90 डिग्री बन जाए, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। तब तुम्हारा म्यू इक्वल्स होता है 10 IP, इसको ब्रूस्टर लॉ भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थके तो नहीं हो, थके तो नहीं हो, हैं बताओ। जब भी लगे ना मन के अंदर कि थक गए सर बहुत सारा हो गया, जब भी ऐसा लगे, पहली बात तो एक्चुअल में ये सोचो कि मैं एक घंटे में तुम्हें कितनी सारी चीजें दे रहा हूं, एकदम से घिचपिच हो सकती है दिमाग में, आई नो। लेकिन जिन बच्चों ने सब पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन के लिए तुम्हारा, और रिवीजन के लिए और कुछ उसके लिए जो एक आधी चीज तुम्हारी छूट गई थी कभी, है ना, उन चीजों के लिए, ये दोनों के लिए है ना, ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा एक प्रॉपर तगड़ा रिवीजन चल रहा है, लास्ट में बैठ के बहुत सारे फालतू के न्यूमेरिकल, फालतू की चीजें पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है तुम इस एक घंटे का, यानी 40 मिनट का पुराना वाला 20-25 मिनट का ये, इन्हें देख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन व्हिच इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, C स्पीड ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट के लिए 6.6 पता है तुम्हें। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज और ये नहीं लिखूंगा, डिस्कस भी नहीं कर रहा। ये होता है तुम्हारा फाई, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, तो कितनी कम से कम एनर्जी दूं कि वो मेटल सरफेस पे आ जाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी भेजू कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, कम से कम कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी हो। लैम्डा नोट क्या है, कम से कम कितनी वेवलेंथ की लाइट भेजू कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, ठीक है। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा, E इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा। ये हमने क्या कर दिया, HC की वैल्यू है, इसको HC को हमने किस में कर दिया भाई, देख लो, HC को हमने एंगस्ट्रॉम में, देखो यहाँ पे लैम्डा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट कर देना, ठीक है। ये लैम्डा तुम नैनोमीटर में पुट कर देना, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी है आइंस्टाइन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, एनर्जी जो फोटोन लेके आया वर्क फंक्शन में यूज हुई, प्लस बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग गया, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, याद करो, EV0। ये V0 क्या है तुम्हारा, क्या है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उल्टा पोटेंशियल कितना लगाऊं कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, याद आया, ठीक है। यहीं से हमें पढ़ा क्या भैया, इलेक्ट्रॉन फोटोन की वेव, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो mv नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, इसलिए हमने P इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा पढ़ा, ठीक है। H अपॉन लैम्डा ही क्या, E इक्वल्स टू E अपॉन C है, कैलकुलेट कर लो यहां से, इस वाले फॉर्मूले से देखो, H अपॉन लैम्डा ही तुम्हारा E अपॉन C है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा रेडिएशन प्रेशर, जो लाइट आई वो प्रेशर लगाती है, अगर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई तो रेडिएशन प्रेशर होगा 2I अपॉन C। आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी तो प्रेशर लगता I अपॉन C। ये वाली बात याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ दो। इसके बाद भैया हमने पढ़ा डी ब्रोई वेवलेंथ, याद हो तो तुम्हें, डी ब्रोई साहब ने रिलेशन बता दिया वेवलेंथ वेव्स का और मैटर का, तो उन्होंने बोला वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P, यही तो पढ़ के आया तुम, तो उन्होंने बोला P की जगह पुट कर दो MV, ठीक है।
अगर तुम चाहो और भी mv की जगह √2m के, तुम्हें याद हो ये डेरिवेशन कराई मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम के बीच में, k की जगह पुट कर दो qv, q की जगह पुट कर दो e, इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। तुम देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट वेवलेंथ होती है 12.27 अपॉन √v, वोल्टेज बताओ और तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, यहां पर एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। प्रोटॉन की वेवलेंथ डायरेक्ट 0.286 अपॉन √v। क्या सब समझ में आ रहा है? बता दो बस, पानी लेने दो। में थके तो नहीं हो ना? हाँ, थके तो नहीं हो? मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, मजा आना चाहिए। देखो ठीक है, मजा आना चाहिए। अब देखो जितनी मेहनत तुम लोगों ने करी अभी तक, उस मेहनत का फल अब लेने का टाइम आ गया। तो बहुत फोकस के साथ एग्जाम देने जाना। आई नो कि हर बच्चे को एक दिक्कत होती है, सर एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो रही है, सर उतना फोकस और उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे ना। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज, ये थोड़ी सी जो 1-2 क्लासेस दी हैं तुम्हें, इसीलिए दी हैं सो दैट अब तुम बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो सिर्फ इसे करना और लास्ट में अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट में और मात्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा एटम्स। एटम्स चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज पढ़ी हमने क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर कोई न्यूक्लियस के पास हम अल्फा पार्टिकल को भेजे, मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा वो हमने निकाला इससे, d = 4 z² अपॉन mv², ये इनिशियल स्पीड है इसकी, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा, याद करो, बोर्स मैग्नेटन mv² = nh/2π, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल हो, nh/2π के। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट इक्वल टू r0 n²/z, जहां पे r0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद वेलोसिटी, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v0 z/n। v0 की वैल्यू यहां पर 2 हो सकती है, c/137 और 2.2 × 10⁶। और किसी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका, वैसे ये पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया t0 n³/z²। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -kZe²/r। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? kZe²/2r। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी है? -kZe²/2r। तुम ध्यान से देखो, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है और एग्जैक्टली इसका हाफ है, इसका हाफ। तो इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं वापस से, हमने क्या की टोटल एनर्जी के, देखो तुम k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, z की वैल्यू 1 लो, k या 1 मत लो, चलो k कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है? e की चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट को मैंने सॉल्व किया तो इसको मैंने E0 बोल दिया और सॉल्व करके आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट मैं एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकता हूं -13.6 z²/n²। लेकिन हम z की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं, जो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट प्रिफर्ड सीरीज है, हम इसके लिए करते हैं। तो z की वैल्यू 1 डालो। ऑल्सो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वही क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एक्चुअल में क्या है? फोटॉन्स की एनर्जी, hc/λ, E2 - E1। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूद गया, ये आ गया। वेवलेंथ हम निकाल भी सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ की लाइट निकली, तो 1/λ, ये r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1²। कहां कूदा? 1/n2², कहां से कूदा, ठीक है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 × 10⁷। और ये हमारे डी ब्रोई साहब ने एक रिलेशन दी वेव के लिए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन किसी जगह घूम रहा है उसकी वेवलेंथ n λ हो सकती है। इस रिलेशन से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आ जाओ। इसके बाद आए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रेडियस। जैसे सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस हम मान के चलते हैं ऑर्डर की होती है 10⁻⁻10, तो न्यूक्लियर रेडियस हम मान के चलते हैं लगभग 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। रेडियस इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, r = r0 a⁻1/3। यहां से r0 की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15। न्यूक्लियर डेंसिटी याद रखना कांस्टेंट होती है, फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा साइज है, जो भी है। न्यूक्लियर डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 कांस्टेंट होती है। इक्वल टू, ये एनर्जी मास का रिलेशन है तो पता है, अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को, जो कि तुम्हारा होता है 6.6 × 10⁻20 - 27 kg, अगर मैं इसको पुट करके यहां पे पुट करूं, सी की वैल्यू डालू, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ एक एटॉमिक मास यूनिट की हेल्प से, ठीक है? ये तुम्हारा ईबी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब अगर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं और उनको मैं जोड़ के एक न्यूक्लियस बनाऊं, तो वो जुड़ने के बाद एक एनर्जी रिलीज करते हैं मास की फॉर्म में, तो वो मास कम हो जाता है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? अगर मैं उसी एनर्जी को वापस दे दूं उन्हें तो वो टूट जाएंगे, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हुई Δmc²। यहां पे Δm क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जब अलग अलग है, जब उन्हें जोड़ दिया तो उनका मास कम हो गया, कम वाला मास। तो ज्यादा मास कम मास माइनस करा, बचा हुआ मास आ गया, उसको बोल दिया हमने मास डिफेक्ट, ठीक है? इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड कर दो एटॉमिक मास नंबर से, ये रहा तुम्हारा, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा रेट ऑफ डिके, यानी हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बैठ के अपने आप खत्म होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो होता क्या है? dN/dt, इसको एक्टिविटी भी बोलते थे, एक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है? और रेट ऑफ डिके भी बोलते हैं इसे, dN/dt।
इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। माइनस क्यों है? क्योंकि खत्म हो रहे हैं। लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट गिवन होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है कि मान लो एक एलिमेंट पहले मान लो एन नोट था और कुछ साल बाद एन बच गया, तो फॉर्मूला एन नोट 1/2 टी, कितने टाइम बाद बचा वो, अपॉन टी हाफ, इसे बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा फिर से डीके कांस्टेंट तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर। अब इन चैप्टर्स में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, तुम्हारे 12th में सिर्फ इतना पूछेगा, ये बाकी सारे तुम्हारे 12th में नहीं है, बोर्ड्स में, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई तुम सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी को नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज बोल देते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो स्क्वायर हो जाएगा ना, बस वही किया है। टोटल करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है उसे डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स यानी स्पेशली जो डायोड्स होते हैं, हमने जो पढ़ा, उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे। इसके बाद तुम्हारा नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, इन सबके फॉर्मूले, यानी आउटपुट जो होती है ए का उल्टा, आउटपुट जो होती है दोनों की जो सबसे मैक्सिमम वाली होती है वो, आउटपुट जो होती है दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आती है, आउटपुट जो होती है सबसे मैक्सिमम वाली का उल्टा कर दो, आउटपुट जो होती है मल्टीप्लाई करके जो आती है उसका उल्टा कर दो, ये तुम्हारा नैंड गेट। डी मॉर्गन लॉ तुम्हें याद बताया था, अगर दो का ये मल्टीप्लाई अपॉन वो है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। डी मॉर्गन लॉ जरूर देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हुए तुम्हें क्लास में, ठीक है। लास्ट चैप्टर आ जाते हैं कम्युनिकेशन। ये चैप्टर अब बोर्ड्स में नहीं है, तो जो बच्चे बोर्ड्स वाले उनका हो गया, क्योंकि करोड़ों साल बाद कुछ बच्चे बोर्ड्स वाले भी देखेंगे ना इस वीडियो को, ठीक है। अब सिर्फ वही बच्चे बचेंगे जो सीयूईटी या फिर आईआईटी वाले। तो सबसे पहली चीज होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तुम्हें याद होगा मॉड्यूलेशन करके एक टॉपिक पढ़ाया था, है ना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर हमने पढ़ा क्या? ये तुम्हारा मैसेज वेव का एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का रेशियो कर दो, यही कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला है कि भैया कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी, ये मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस दिस, तो ये 2 FMI। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया था तुम लोगों को मैंने। लेंथ ऑफ हर्ट्ज एंटीना इज λ/2, मार्कोनी एंटीना की λ/4। और अगर मैं स्पेस वेव के अंदर बात करूं, एक एंटीना खड़ा कर दिया और उसे सीधी वेव अर्थ पे भेजनी है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होता है? √2HR। यहाँ पे H क्या है? उस एंटीने की हाइट, उस टावर की हाइट, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की। अगर दो टावर लगा दो, एक ट्रांसमीटर जो भेज रहा है, एक रिसीवर, दोनों टावर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको D बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बंद होगी, पहुंच गई रेलगाड़ी, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। अब तुम लोगों को प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, और तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम बिताया हुआ मैंने बच्चों, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यूट्यूब पर पहली बार मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। और उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चाहे तुम मुझसे पहली बार कोई क्लास देख रहे हो, चाहे कोई बच्चा 10वीं बार देख रहा है, कोई 100वीं बार देख रहा है, अब तुम मेरे सब स्टूडेंट हो, है ना। और मैं सबके लिए भाई आई होप कि तुम लोगों का एकदम बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। मैं चाहूंगा सबसे मिलना जो मुझे आके बोले कि सर आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी, सर मैं आपकी उस कोर्स में था। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, प्रवेश 3 पॉइंट हो गए, कुछ प्रवेश 1 पॉइंट हो गए, कुछ बच्चे प्रवेश फिजिक्स 3 प्रवेश पढ़ा है मैंने भैया, ठीक है। फोर्थ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। वो बच्चे मुझसे शायद पढ़े नहीं है, ठीक है। तो बेटा बस मैं सभी के लिए एक चीज बोलूंगा कि भाई बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और जितनी तुमने मेहनत की है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने आप को ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अगर तुम पूरे साल पढ़े हो तो थोड़ा सा खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करो। जो लास्ट दिन तुम्हारा होगा, जो लास्ट दिन तुम्हारा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल में घुसोगे ना, और तुम अंडर कॉन्फिडेंट अगर घुसे, तो तुम्हें आते हुए भी चीजें तुम गलत करके आओगे। तो और कॉन्फिडेंट लेके कैसे आओगे खुद को? कॉन्फिडेंस 2-3 तरीके से आता है। एक तो पढ़ने से आता है, नो डाउट, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा उसको आएगा। दूसरा, जिस बच्चे ने अच्छे से न्यूमेरिकल लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए, उसे आएगा। तीसरा ये होता है कि तुम लोगों को खुद को रिलैक्स फील कराना है। आज के मतलब जो तुम्हारा लास्ट दिन है, लास्ट दिन तुम खुद को रिलैक्स फील कराना है, और शॉर्ट नोट्स देखने बस एक बार गो थ्रू करना है। और ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वाली देख लेना, फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट तुम्हारे दिमाग में आ गई कि तुमने सारे फॉर्मूले देख लिए, शॉर्ट नोट्स तुमने गो थ्रू कर लिए। अब खुद को बस रिलैक्स फील कराना है और ये विश्वास दिलाना है कि तुम पूरे साल तुमने मेहनत की है। पूरे साल नहीं, एटलीस्ट तुमने 6 महीने मेहनत की है, बस दैट्स इट, ठीक है। इतना ही काफी है मेरी तरफ से ना। जय हिंद, बाय बाय। और आई होप कि मैं तुम्हारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट का वेट करूंगा जब तुम एग्जाम दे के आओगे कि सर मेरा ऐसा एग्जाम हुआ, इस वीडियो और पिछली वाली वीडियो जो है दोनों। और मुझे लिटरली मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। बहुत सारे बच्चे जो मेरे बैच वाले, वो वाले भी यही कमेंट कर देना। यूट्यूब वीडियो को मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे कमेंट देखूंगा कि तुम लोगों ने एग्जाम अच्छा दिया, कैसा दिया, ठीक है। किसी का अच्छा नहीं भी जाए कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं होप तो ये करूंगा कि तुम्हारा अच्छा जाए। बट फिर भी घबराना मत, ठीक है। लाइफ चलती रहेगी, अपना बेस्ट दे के आना, बस बिना टेंशन के ना। चलो बाय बाय, टाटा। और बहुत सारी इमोशनल बातें मैं लास्ट कर ही चुका हूँ आज, और नहीं करूंगा ना। चलो बाय।